नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सड़क पर आवारा मवेशी मिले तो पशुपालक पर होगी सख्त कार्यवाही। भाषा भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम। धूमधाम से मनाया गया हिंदी दिवस। कलेक्टर के निर्देश पर फिर शुरू हुई प्राइवेट नर्सिंग होमों की जांच। खबरें अब विस्तार से। मुख्य द्वार पर जनरेटर रख संचालित हो रहा है विघ्नहर्ता हॉस्पिटल। जिले के प्राइवेट नर्सिंग होमों पर प्रशासन की दबिश। कलेक्टर के निर्देश पर शुरू हुई कार्यवाही। पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले में प्राइवेट नर्सिंग होमों की होगी 9 बिंदुओं पर जांच। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदेश भर के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 9 बिंदुओं के आधार पर जांच की जानी चाहिए, जिसमें प्रमुख रूप से फायर सेफ्टी बिल्डिंग, परमिशन, बायोवेस्ट निस्तारण, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, फूड सेफ्टी, ब्लड बैंक, पीसीपीएन, डीटीसी, सेंस आदि के संबंध में जांच की जानी है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए जबलपुर अग्निकांड के बाद प्रशासन के द्वारा प्रदेश भर में संचालित प्राइवेट अस्पतालों की जांच शुरू की गई है, जिसमें फायर सेफ्टी को विशेष महत्व तो दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए संचालित अस्पतालों में 9 बिंदुओं के आधार पर जाँच की जानी है, जिसकी रिपोर्ट जाँच दल जिला कलेक्टर को 1 माह के अंदर सौंपेंगे। रिपोर्ट में यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। आज रीवा जिले के विघ्नहर्ता अस्पताल सहित कई अस्पतालों के स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया है। इसी तरह से रीवा जिले में संचालित सभी अस्पतालों का निरीक्षण 1 माह के अंदर पूरा करना होगा। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ये शासन स्तर से, मध्य प्रदेश शासन स्तर से 3 अगस्त 2022 को नए एक जानकारी पत्र के लिए, साथ में जांच के लिए परिपत्र जारी किया गया है समस्त कलेक्टर से मध्य प्रदेश को। उसी के परिप्रेक्ष्य में रीवा जिले में कलेक्टर सर के द्वारा पर टीम गठित की गई है 5 सदस्यीय। उसी में से उसी टीम के द्वारा सभी जिले में जितने भी नर्सिंग होम हैं उनकी जाँच 1 महीने के भीतर जाँच करके हमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। ये 9 बिंदुओं पर हम लोगों को मुख्यतः जांच करनी है जो शासन स्तर से लिख कर आए हैं, और एक फॉर्मेट आया है लिख करके नया, जो कि 13 स्पेशल और 2 अन्य बिंदुओं पर है। उसका फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में जांच करके हमको अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। सर, जबलपुर अग्निकांड के बाद आप लोगों ने जांच शुरू की थी, 1 महीने रीवा जिले के लगभग सभी हॉस्पिटलों की जांच की गई, क्या रिजल्ट आया? हम लोगों ने अग्निकांड के पश्चात शासन स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुए थे और कलेक्टर सर के माध्यम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर जांच की थी। सभी को जिनकी जो कमियाँ प्राप्त की गई मिली थी हम लोगों को मौके से, उनको उसके संबंध में नोटिस जारी की गई थी, और साथ में हॉस्पिटल्स को भी चेतावनी जारी की गई थी कि जो भी कमियाँ मिलेंगी उसके अनुसार उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जांच अभी खत्म होगी, इसके बाद क्या कमियाँ पाई, क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके बाद हम लोगों का ये जो नया फॉर्मेट आया है जिस पर हम लोगों को जांच करके अपना प्रतिवेदन देना है, उस पर हम जांच 1 महीने के भीतर हम लोगों को पूरी करनी है। 1 माह के भीतर हम लोग समस्त जांच इसमें पूरी करके अपनी सीएमओ सर को अपनी सबमिट कर देंगे। फिर शासन स्तर से जो भी निर्देश वरिष्ठ स्तर से आएंगे उन निर्देशों का पालन किया जाएगा। आज कौन-कौन से हॉस्पिटल में? आज हमारे द्वारा टीम के द्वारा पर 2 हॉस्पिटल्स की जाँच की गई है यहाँ पर शहर में। एक विहान हॉस्पिटल है और दूसरा विघ्नहर्ता हॉस्पिटल है। इन 2 हॉस्पिटल्स की जाँच की गई है। क्या सर, गेट पे जैसे जनरेटर लग रखा है तो उस पर क्या कार्रवाई? हाँ, अभी हम लोगों ने विघ्नहर्ता हॉस्पिटल में देखा है कि गेट पर ही आते ही जहाँ पर उनका मेडिकल शॉप संचालित है वहीं पर जनरेटर रखा हुआ है। संचालक को समझाइश दी गई है कि जनरेटर को शिफ्ट करा लिया जाए, और संचालक उसको लेकर के सहमति भी व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग सर इसको 1-2 दिन के भीतर शिफ्ट करा लेंगे। सड़क पर आवारा मवेशी मिले तो पशुपालक पर होगी सख्त कार्यवाही। आवारा मवेशी बन रहे लोगों के लिए परेशानी का सबब, प्रशासन हुआ गंभीर। एक और आवारा मवेशियों से किसान परेशान, दूसरी ओर बन रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं का कारण। आपको बता दें कि रीवा जिले में आवारा मवेशियों की बढ़ती निरंतर संख्या से जहां एक और किसान परेशान है, वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटना के लिए ये मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। आवारा मवेशियों को व्यवस्थित करने के लिए आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में विभिन्न विभागों की बैठक ली गई। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर मनोज पुष्ट ने कहा कि सड़क पर विचरण करने वाले आवारा मवेशियों को गौशाला सहित अन्य स्थानों पर रखा जाए, जिससे किसानों की फसल एवं सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आपको बता दें कि आवारा मवेशियों को रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रीवा जिले में करोड़ों रुपए की लागत से गौशालाओं का निर्माण कराया गया है। बावजूद इसके गौशालाओं को छोड़कर आवारा मवेशी सड़कों पर विचरण करते नजर आते हैं।
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में ली गई बैठक के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि आवारा मवेशियों को गौशालाओं में रखने की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को हो रही परेशानी से निजात मिल सके। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त नगर निगम, सीईओ जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। इसके साथ ही महाप्रबंधक एमपीआरडीसी एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नगर पंचायतों के सभी सीएमओ तथा उप संचालक पशु चिकित्सा को भी बैठक में बुलाया गया था। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या व्यवस्था बनाई गई? हम लोगों ने आज इसकी एक विशेष बैठक की है और ये निर्देश दिए हैं वेटनरी के डिपार्टमेंट के लोगों ने को भी और जो रोड के लोग हैं उनको भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी, एसपी साहब थे, कि ऐसे पशुओं की पहचान की जाए और अगर वो टैग्ड हैं तो पशुपालकों की भी पहचान की जाए जिनके द्वारा ये पशु छोड़े गए हैं और उनको गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। एक विशेष अभियान परसों से इसका शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यदि पशुपालकों ने इसे छोड़ा हुआ है और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पशु अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाए और लोगों को शामिल करते हुए एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि लोग पशुओं को न छोड़े इस तरीके से, और जो पशु आवारा तरीके से सड़कों पर विराजमान है, जिनके की घायल होने की संभावना है या जिनके कारण जो वाहन चला रहे हैं लोग उनके घायल होने की संभावना है, उसको फिर गौशाला में पहुंचाया जाए। और यदि कोई फिर गौशाला आ करके और अपना वाहन क्लेम करता है तो 1000 रुपये फ़ाइन के बिना उसको न छोड़ा जाए। कितनी ऐसी गाय हुई, कुछ चिन्हित हुई है सर आवारा जो? नहीं, अभी तो बताया गया है, तो आवारा पशु तो आपको दिख ही रहे हैं कितने हैं। सर गौशालाएँ क्या आपकी सब आवारा पशु को वहाँ रखा जा सके, पूरी व्यवस्था हुई? व्यवस्था उसकी सीईओ जिला पंचायत को और सीईओ जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है और गौशालाओं को चिन्हित किया गया है, वहाँ व्यवस्थाएं बनाई जाएगी और वहाँ इनको रखा जाएगा। सर कितनी गौशालाएं हैं आपके पास जिले में? 37 गौशालाएं। एमपीवी के कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा पर मीटर रीडर के ऊपर जानलेवा हमले करने का आरोप बीती रात कार्यपालन यंत्री की मौजूदगी में उसके साथियों के द्वारा मीटर रीडर पर किया गया जानलेवा हमला। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बोदा करैया न्यू मार्ग में बीती रात एक युवक पर 5 की संख्या में आरोपियों ने चाकू एवं राड से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। पीड़ित का आरोप है कि उसके ऊपर एमपीवी में पदस्थ कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा एवं उसके साथियों के द्वारा हमला किया गया है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि वो 2015 से एमपीवी में मीटर रीडर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मिश्रा की पदस्थापना हुई, जिसके बाद उसे काम से बाहर कर दिया गया। नौकरी में रखने के लिए नाम पर 20,000 की रिश्वत की मांग की गई था। पीड़ित का कहना है कि पैसे के लेन देन का ऑडियो एवं वीडियो उसके पास था, जिसका ऑडियो कुछ दिन पूर्व पीड़ित के द्वारा मीडिया को भी दिया गया था। पीड़ित रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि वीडियो की जानकारी होने पर कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा उसके ऊपर वीडियो डिलीट करने का दबाव बना रहा था। बीती रात जब वो बोदाबाग से करैया मार्ग से गुजर रहा था, तभी 5 की संख्या में आरोपियों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इस दौरान कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा भी मौके पर मौजूद थे, जिसने मोबाइल के बदले जान बख्श देने की बात कही, लेकिन मोबाइल देने के बाद भी उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज नहीं की जा रही है। पुलिस के द्वारा इलाज कराए जाने के बाद पीड़ित आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की फरियाद कर रहा है। वहीं इस मामले में शहर कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही शिकायतकर्ता रोहित तिवारी पर गलत तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण इन्हें कंपनी के द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। आइए सुनते हैं मीटर रीडर रोहित तिवारी एवं कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। एमपीवी में कार्यपालन यंत्री जो नरेंद्र मिश्रा हैं, उनके खिलाफ मैं 30 तारीख को आवेदन दिया था। वो जानलेवा हमला मेरे ऊपर करवाए थे। उनका एक वीडियो सर पैसा देने का जो मेरे पास था, वो मेरे मोबाइल में था। कल शाम को सर मैं 8:30 बजे अपने पहाड़िया सब स्टेशन में ऑपरेटर वहाँ से चला मैं, और नीम चौराहा से जो बोदाबाग से रेलवे स्टेशन रोड निकलती है, उसके आगे जैसे लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग वहाँ पहुँचा,
तो वहाँ पे 2 आदमी पहले खड़े थे, वो लोग मुझे रुकवाए और इसके बाद तुरंत 1 मिनट बाद दो लोग एक बाइक में फिर से आ गए और वो लोग डंडा लिए थे और डंडे से मेरे यहाँ पूरे पीठ में मारे हैं, पूरे शरीर में। इसके बाद तुरंत उसके 1 मिनट बाद एक गाड़ी और आई जिसमें पीछे नरेंद्र मिश्रा बैठे थे, सिर मुड़वाए थे और एक आदमी गाड़ी चला रहा था। नरेंद्र मिश्रा मुझसे बोले कि अपना फ़ोन दो तो छोड़ दूँगा। तो मैं मोबाइल जैसे ही अपना दिया तो मेरा फ़ोन लेके अपने जेब में डाले और फिर अपने साथियों से बोले कि जल्दी ख़त्म करो साले को और चलो। तो वो आदमी मेरे यहाँ चाकू मतलब वैसे मारा तो मैं मतलब सर ऐसे हाथ अपना उठा लिया तो मेरे यहाँ पर पूरा चाकू लगा है, कान में मेरे लगा हुआ है। नरेंद्र मिश्रा से क्या विवाद था आपका? नरेंद्र मिश्रा मुझसे घूस के रूप में पैसा लिए थे 20,000 रुपये मीटर रीडर के लिए रखने के लिए और फिर 30,000 रुपये की और मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, आप लोग के माध्यम से, लगातार मीडिया के माध्यम से उनका वीडियो ऑडियो सब कुछ मैं वायरल किया था और मेन उनको पैसा देने का वीडियो मेरे मोबाइल में था। जिस कल आपके साथ घटना हुई, चाकूबाजी घटना हुई, थाने में गए थे शिकायत करने? जी सर, मैं पुलिस 100 नंबर डायल आई और मुझे हॉस्पिटल ले गई। पुलिस तो मेरा मतलब ट्रीटमेंट करवाई, मेरे टाँका लगे, MLC हुई, सब कुछ हुआ। फिर वहाँ से निकलने के बाद 3 बजे रात तक मैं विश्वविद्यालय थाने में बैठा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोले कि सुबह 10 बजे आना। 2-3 बार ये आरोप लगाया है कि हमारे साथ वहाँ MPB में प्रताड़ना की जाती है और आपके द्वारा उनके साथ मारपीट भी की है, क्या घटनाक्रम है? नहीं, ऐसी कोई ये सब जो बातें हैं वो निराधार हैं। मेरे क्षेत्र अंतर्गत हमने एक तो तुलसियान ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया है मीटर रीडिंग का। वो मीटर रीडर उसमें रखते हैं, अगर उसमें हम लोग क्रॉस वॉच रखते हैं, अगर किसी मीटर रीडर द्वारा कोई गलती की जाती है उनको पहले इंडिकेशन देके बाद में उनको तुलसियान कंपनी को बताया जाता है कि मीटर रीडर आपका सही कार्य नहीं कर रहा, आप इस पर सुधार कार्य करें। अब मेरे अंडर में वर्तमान में 70-78 मीटर रीडर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से करीब 76 मीटर रीडर कार्य अच्छा कर रहे हैं या कर रहे हैं। ऐसी तो कोई शिकायतें मेरे पास आई नहीं। उनकी कोई व्यक्तिगत परेशानी होगी उसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। सही, इन्होंने एक बार ये भी आरोप लगाया था कि आपके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है और हमको नौकरी से निकाल दिया गया है और पुनः रखने के लिए पैसे मांग रहे हैं। नहीं, ये सब तो निराधार हैं। उनके द्वारा जो भी है मीडिया में या अपने सोशल ग्रुप्स में ये बताया जा रहा, तो अगर उनके पास है तो उसको प्रमाणित करें। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं, ना ही इस कार्यालय में ऐसा कोई कार्य प्रस्तुत किया जाता है। समितियों में गहराया खाद का संकट, जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रही है किसानों को खाद। DAP खाद की कालाबाजारी का किसानों ने लगाया है आरोप। 3 दिन के भीतर यूरिया की रैक आने की संभावना। रीवा की रैक से सीधी और सिंगरौली को लिए भी भेजी जाएगी खाद। आपको बता दें कि यूरिया के संकट को लेकर कमिश्नर ने बुलाई बैठक। बता दें कि यूरिया खाद का संकट पूरे संभाग में है। जितनी जरूरत है उतनी खाद किसी भी जिले को नहीं मिल पा रही है। रीवा में सबसे ज्यादा यूरिया खाद का संकट गहरा है। इस संकट को देखते हुए कमिश्नर रीवा ने सभी अधिकारियों की बैठक ली, जहां पर जानकारी दी गई कि 3 दिवस के भीतर खाद की रैक आने की पूरी संभावना है। इसके लिए लिखा पढ़ी भी की जा चुकी है। रीवा के ही रेट से सीधी और सिंगरौली के लिए भी खाद की आपूर्ति की जाएगी। जानकारी के मुताबिक रीवा के कुछ ब्लॉक केंद्र खाली हो चुके हैं। समितियों में भी यूरिया खाद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही है। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संभागीय बैठक में कृषि औजारों की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में मार्कफेड के गोदामों एवं सहकारी समितियों के पास यूरिया तथा DAP का पर्याप्त भंडारण कराएं। किसानों की मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करें। आइए सुनते हैं इस संबंध में किसानों से प्राप्त जानकारी के अंश। बहुत ज़्यादा समस्या है, सभी किसान परेशान हैं। न यूरिया मिल रही, न DAP मिल रही है यहाँ टाइम से। और क्या नाम है? देवेंद्र सिंह तिवारी। कहाँ से आए हैं? हम महिदल से हैं। महिदल से। आपको खाद नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। DAP के लिए हम कम से कम नहीं 4-5 बार आ चुके हैं यहाँ, DAP खाद उपलब्ध नहीं है और सभी किसान परेशान हैं। ये है BJP की सरकार। मेरा नाम अतुल मिश्रा है। मैं ग्राम पटना से आया हूँ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। और जो यहाँ पे है लगातार हम कई महीनों से आ रहे हैं
डीएपी की लगातार समस्या बनी हुई है। सर, अगर ये कहना है कि डीएपी नहीं है तो डीएपी फिर व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में है। जो 1350 रुपये बोरी सोसाइटी में है, वही डीएपी 1500 रुपये बोरी व्यापारी खुलेआम बेच रहे हैं। अगर सरकार कहती है कि हमारे पास डीएपी नहीं है, फिर व्यापारियों को कौन दे रहा है? इसकी जवाब 2023 में जनता देगी। धन्यवाद। 1846 खाद के लिए जनता परेशान है, किसान परेशान। हिंदी दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में आज हिंदी दिवस के अवसर पर बृहद विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं के साथ 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस को एक त्योहार की तरह मनाया गया। आपको बता दें कि रीवा जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के हिंदी के विशेषज्ञों ने भाग लिया। आपको बता दें कि शासकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर कई तरह के संवाद प्रस्तुत किए। उनके द्वारा सन 1949 से पहले भारत देश में अंग्रेजी भाषा के सभी कामकाज किए जाने की बात भी बताई गई। 1953 में भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, जिसके बाद से 14 सितंबर परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रस्तुत है प्राध्यापक से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम मनाया जा रहा है? 14 सितंबर क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त 1949 को राजभाषा हिंदी बना दी गई थी। इसके पहले हमारे कामकाज की भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी। इसी उपलक्ष्य में सन 1953 से ये परंपरा रही है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हिंदी विभाग शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा में भी हिंदी दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य वक्ता अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी हैं। डॉक्टर नीता सिंह उसकी अध्यक्षता कर रही हैं और मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश कुशवाहा जी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और शासकीय कन्या महाविद्यालय उन्हीं परंपराओं का निर्वहन कर रहा है। आपका शुभ नाम सर? आशुतोष कुमार द्विवेदी। यहाँ मैं प्राध्यापक हूँ हिंदी विभाग में शासकीय कन्या महाविद्यालय में। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।